गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर बैटरी स्कूल में। मैं आपका दोस्त और होस्ट गौरव दीप शर्मा एक बार फिर दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे साथ हैं प्रशांत सर, जो कि मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के एक मेंटोर कहूँगा मैं यहाँ पे। सर ने प्रेजेंटेशन भी दिया, वो प्रेजेंटेशन भी आपने सुना। आज मैं पर्सनली सर से जानूंगा क्या किस तरीके से वो इंडस्ट्री को हेल्प कर सकते हैं, या क्या हमें की पॉइंट्स रखने चाहिए अपनी इंडस्ट्री को आगे ग्रो करने में। प्रशांत अपनी मेरे 37 वर्ष के करियर के अंदर करीबन 26 वर्ष मैंने बैटरी इंडस्ट्री में लगे और मेरे पूरे करियर के अंदर में एक सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी मार्केटियर और ब्रांड बिल्डर के लिए मेरा बैकग्राउंड सेल्स का है। मैंने करीबन 2 दशक 20 साल हार्डकोर सेल्स के अंदर, जहाँ से एग्जैक्ट रिपल मिलता है, क्योंकि आपको मार्केट की सच्चाइयाँ तो ग्राउंड लेवल पर पता चलती है। तो जब तक आपको ग्राउंड की सच्चाइयाँ नहीं मालूम तब तक आप एक रियल मार्केटर नहीं बदलेंगे। तो ये मेरा मानना है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। और मैं अपने 37 वर्ष के अंदर में अभी जो बात करूँगा, क्योंकि हम बैटरी इंडस्ट्री के विषय में बात कर रहे हैं, तो मैं वो 26 वर्ष जो मैंने बैटरी इंडस्ट्री को दी मैं उसके बारे में। अदरवाइज मेरा करियर शुरू हुआ सन 1986 नवंबर 1986 दुनिया की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, आज भी है वो। तो क्योंकि वो बैटरी के अंदर में नहीं है, वो इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स के अंदर है। बैटरी के अंदर में मेरा करियर आरंभ हुआ सन 1991 के अंदर में स्टैंडर्ड। उस टाइम जो कंपनी का नाम था स्टैंडर्ड बैटरीज लिमिटेड था। और शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, लोगों को एक्साइट के बारे में मालूम है, सबसे बड़ा ब्रांड है और करीबन 125 साल से ऊपर हिंदुस्तान में है। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे स्टैंडर्ड बैटरी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी बैटरी है। SF तो ब्रांड हुआ, कंपनी का नाम स्टैंडर्ड बैटरी था। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस समय की हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो बैटरीज थी वो स्टैंडर्ड बैटरीज की मानी जाती थी। और उस समय स्टैंडर्ड बैटरीज जो थी वो ऑटोमोटिव बैटरीज के सेगमेंट में नहीं थी। मैं एक मिनट आपको अगर मुझे जो रिकॉग्नाइज हो रहा है कि स्टैंडर्ड तभी रेलवेज के सेल्स मैं उसी वही बताना चाह रहा था। स्टैंडर्ड बैटरीज की जो फोटे थी, जो स्पेशलाइजेशन थी और जो क्वालिटी थी, वो रेलवे ट्रैक्शन बैटरी नंबर 1। फिर उसके बाद में ओल्ड माइनर स्क्रैप लैम्प, बड़ा यूनिक प्रोडक्ट था, हिंदुस्तान के अंदर और कोई नहीं बनाता था। तो वो स्टैंडर्ड बैटरी से बनाया जाता है, क्योंकि माइनर्स जो कैप्टन की जाती है लैम्प लगा होता है वो बैटरी ऑपरेटेड होता है। तो एक वो बनाया करता, तो वो उसकी उनकी मोनोपोली थी। और जो वहाँ पे राष्ट्रीयता की बात आती है, देशभक्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को करना चाहिए कि उस समय इंडियन नेवी की जो सबमरीन की बैटरी होती थी वो स्टैंडर्ड बैटरी। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जितनी भी बैटरी इंडियन नेवी इंपोर्ट करती थी उनसे उनको आउट क्लास करती थी, उनसे ज़्यादा चलती थी स्टैंडर्ड बैटरीज की जो सबमरीन बैटरी हुआ करती थी। तो देखिए डिफेंस के लिए कितना बड़ा एक सपोर्ट। स्टैंडर्ड बैटरी अलग है और एक्साइड का अभी हाँ मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड बैटरीज के पास में थी उस समय के अंदर में, और वो करीबन कई बार कोशिश कर चुके थे ऑटोमोटिव बैटरी सेगमेंट के अंदर में, पर दुर्भाग्य ये था कि वो कुछ अच्छा नहीं करते। इनकी फैक्ट्री हुआ करती थी सांता क्रूज के अंदर बॉम्बे में, बड़ी प्राइम लैंड हुआ करती थी। और कंपनी चाहती थी कि अब प्लांट को मॉडर्न करना चाहिए, क्योंकि बहुत पुराना प्लांट है, इतने दशकों से चली आ रही होती है, तो क्वालिटी पर असर पड़ता है। वर्कर वगैरह सभी वही कई वर्षों से चले आ रहे हैं। तो कंपनी ने सोचा कि तालोजा के अंदर में उस समय का इंडिया का सबसे मॉडर्न बैटरी प्लांट लगा। तो उस समय में यूनियन की स्ट्राइक वगैरह, लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ को व्यापार के अंदर में गलत मोड़ देने की कोशिश करते हैं। तो शायद यूनियंस को लगा था कि ये ज़मीन के लालच के अंदर कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। कंपनी चाहती थी कि हिंदुस्तान के अंदर में मोस्ट मॉडर्न बैटरी अच्छी तो उसके लिए, और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ बैटरी के एक्सपर्ट्स बता सकते हैं, आज तक तलोजा का जो प्लांट है वो वन ऑफ द बेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हिंदुस्तान में, वन ऑफ द, आई एम नॉट सेइंग द ओनली। और मैंने सन 91 के अंदर में स्टैंडर्ड बैटरी को ज्वाइन किया, और ये पूरी नई टीम थी। आदरणीय सिन्हा जी थे जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर में एक बड़ी पर्सनैलिटी मानी जाती थी। उस टाइम पे फोर्ड यूएस में
तो दीपक खेतान जी ने स्पेशली उनको एज ए MD बुलाया था स्टैंडर्ड बैटरीज को रन करने के लिए। विनोद बख्शी जी मेरे गुरु मार्केटिंग के वो तो एक बड़ी कई आयाम वाली पर्सनैलिटी थे, तो मार्केटिंग भी किया करते थे। उनकी पर्सनैलिटी 6 फुट 2 इंच, तो वो तो एक काफ़ी रेप्यूटेड पेंटर भी है। और इसी तरीके से हम दोनों का भी मिलन था, मैं भी एक पेंटर हूँ, तो हमारी थोड़ी इसी अच्छी बनती थी। और बैटरी इंडस्ट्री के अंदर में मार्केटिंग जो शब्द आया, स्टैंडर्ड बैटरी पहली कंपनी थी जिसने बैटरी इंडस्ट्री में एडवर्टाइजमेंट शुरू की। तो मैं उस टीम का पार्ट था और हमने ऐसे लॉन्च किया था, स्टैंडर्ड फुल पापा के सभी कोलैबोरेशन हुई थी, ऐसे बैटरी हमने लॉन्च की थी। और क्योंकि हम 3 बारी फेल्योर देख चुके थे, ये था डू एंड डाई मोमेंट था हमारे लिए। और टीम ने अच्छा काम किया था मैन्युफैक्चरिंग से लेके, मतलब मैं तो लोगों के नाम बोलूँगा बैटरी इंडस्ट्री की हुज उस कंपनी के। अल्टीमेटली SF लॉन्च हुई और आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दैट टीम पार्ट। और उस टाइम पे एक्चुअली मैं, अब वहाँ से मेरा मार्केटिंग में कैरियर आया, उस टाइम पे मैं सेल्स हेड होता था। और दिल्ली ऑटोमोटिव बैटरी की सबसे बड़ी मार्केट थी हिंदुस्तान के अंदर में, क्योंकि आपको पता है कि मारुति आ गई थी, गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा यही होती थी। तो मेरे को एक एडिशनल जिम्मेवारी दी गई थी, मारुति सेगमेंट जो था उसको प्रमोट करने के लिए। बैटरी भी ज़्यादा उसी में जाया करती थी और मार्केटिंग के अंदर में भी फिर तो हमने काम किया। और उसके बाद तो ये हिस्ट्री है कि सबसे पहला कैंपेन जो आया था, इसके ना कन्विक्शन चाहिए होती है जब आपको अपने ऊपर में विश्वास है। ये पहला कैंपेन था, नो क्वेश्चन बैटरी इंडस्ट्री मिल रही थी उस टाइम। एक कंपनी 20 बार फेल होकर चौथी बारी एक बैटरी ऑटोमोटिव बैटरी लेकर आ रही है, जिस सेगमेंट के अंदर उनको आगे सक्सेस नहीं मिली है, और ये पहली बारी के अंदर में बोल रहे हैं नो क्वेश्चन बोल रहे हैं, मतलब कि हमें ये भरोसा है कि बैटरी वापस नहीं आएगी। तो अगर आएगी हम आपसे पूछेंगे, आपको देंगे। कैंपेन हिट हुआ, कंपनी ने बड़े खुले दिल के साथ में बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, और विश्वास करोगे कि बैटरी वापस नहीं आएगी। लेकिन जितनी आई नो क्वेश्चन उसको रखा गया, पर उसने मार्केट के अंदर में ऐसी जगह बनाई स्टैंडर्ड फुल का वाकई। और शायद मैं आज तक रिस्पेक्ट करता हूँ उस बैटरी की कि उस क्वालिटी का मैच कम कर पाते। आज के दौर में अगर हम लोग इन शॉर्ट बात करें कि जो नए बच्चे कह लीजिए हम जैसे क्या टिप्स आप देना चाहोगे जिससे कि स्टार्टिंग एज से ब्रांडिंग और मार्केटिंग की वैल्यू को भी समझें और उसको मार्केट भी करें? इससे पहले मैं थोड़ा सा वो क्वेश्चन क्योंकि वो आधा रह गया, क्योंकि वहाँ से मैंने कहा था मेरी बैटरी की शुरुआत बिल्कुल, और वो हमने सक्सेस बनाया। और हम 3 साल के अंदर में इंडिया के अंदर में नंबर 2 ब्रांड रिप्लेसमेंट मार्केट में बने। तब तक एमरॉन नहीं आई, तो नंबर 2 ब्रांड एक्साइड के बाद है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 1996 के अंदर में शायद अगर गलत ना हो आगे पीछे, एक्साइड ने ही उस कंपनी को खरीदा, पर वो खरीदना इसलिए नहीं कंपनी लॉस पे ऐसा नहीं था। दीपक खेतान जी अपनी दूसरी इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा फोकस करना चाहते थे, इसलिए प्रॉब्लम। और मारुति 1000 अगर आपको याद हो उस टाइम वो ऐसा बैटरी को रोल आउट किया, तो मतलब कि हमारी ओई की एंट्री भी हमारी तरफ से। तो ये मेरा बैटरी का मेरा कैरियर का आरंभ था और ऑटोमोटिव बैटरी था। लेकिन उसके बाद में तो फिर वही मतलब कि करियर जुड़ती चली गई कि अगर मैं बड़े गर्व के साथ कहूँ कि लुमिनस ब्रांड जो है, तो उसके अंदर में मैं क्या बोलूँगा कि एक बच्चे को जैसे बड़ा करते हैं, तो उसके अंदर में मेरा कोई योगदान आज चिकन जानता है लुमिनस क्या चीज़ है। ये लुमिनस का एग्जाम्पल मेरे दिल के सबसे नज़दीक इसीलिए है कि ये जो फोरम हमारा फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल बैटरी मैन्युफैक्चर सिस्टम है, तो यानी कि हम SMEs की बात कर रहे हैं। और हम यहाँ पर बात करते लगता है कि हम बड़ी बात क्या करेंगे, प्रोफेशनल कैसे बड़ा बनेगा, 1000 क्वेश्चन आपको फोरम में पूछेगा। लेकिन मेरे पास एग्जाम्पल है कि वो एक SME आज 4000 कंपनी खड़ी है, यानी कि रास्ता बनाया है। उसके बाद में बैटरियाँ तो मैंने बहुत सारी, आपको अगर ये कहेंगे कि इस कंपनी रहीम महफूज बैटरी का मैं तो उसके लिए ग्लोबल बैटरी लॉन्च करी इंडिया के अंदर, और रहीम नाम की ग्लोबल कोर टीम का भी मेंबर था, जिसके अंदर उस समय के अंदर में रहीम महफूज 42 कंट्री के अंदर में एक्सपोर्ट किया था। और बीइंग 5 कंट्री हेड ऑफ इंडिया पर हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। और उस बैटरी को भी
मतलब पहले गाड़ी में उसको डाला जाता था वोल्टा बैटरी जो ट्रेडिंग की कमोडिटी है। मैं ब्रांड स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैंने ग्लोबल ब्रांड लॉन्च किया था, राइट। तो वो ट्रेडिंग वाली नहीं थी, वो मेरी चैनल पार्टनर्स के लिए थी, जो B2C और शायद हमने 3 साल के अंदर हम नंबर 3 रिप्लेसमेंट मार्केट। तो ये कुछ एक अचीवमेंट्स है। उसके बाद में फिर मौका मिला मेरे को विडमार्ट को लॉन्च करने का, तो फिर प्रमोटर से प्रमोटर फिर उसके बाद में मुझे अच्छा मौका मिला ब्रांड मेकओवर का, बनाया नहीं पर मेकओवर का एक मेच्योर ब्रांड बताया। और 16 साल से वो मैं जानता हूँ क्लोज तो फिर हमने ये वाली अपॉर्चुनिटी ली इस ब्रांड को और बड़ा कर सकता है, एक मेच्योर ब्रांड को रिस्पेक्टेबल ब्रांड और उसको मैं भी तो हमने 6 साल किया था, उसमें से 2 साल कोविड वाला भी था। और हमने नई चीज़ें ऐड करी कि डिजिटल मार्केटिंग का कितना बड़ा रोल हो सकता था कोविड के टाइम पे। कोविड से ज़्यादा चीज़ें हम लीड कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, पूरी इंडस्ट्री का जो कोई नहीं कर पाया था वो हमने करके रखा है। और ऑनलाइन सेल्स मैंने लॉन्च किया था वो थर्मल गन के अंदर कुछ अच्छा हम उसके कोविड लेकिन इनकेश करने वाला माइंडसेट था बोल रहा हूँ। लेकिन अभी मैं बैटरी की बात कि हमने वो सेल्स करी है 50 किलो की बैटरी को ऑनलाइन सेल करना, आप क्या तो हमने बहुत अच्छा लगता है ये बैटरी वाला जो था। अब आपका अगला प्रश्न ये था कि यंगस्टर्स के लिए कैसे देखो जिंदगी के अंदर में एक है ना लर्निंग और डी लर्निंग की बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़। शुरुआत में टाइम के अंदर में सभी यंगस्टर्स को ये बोलते कोई भी करियर आप बनाए पहले 5 साल लर्निंग में पैसा एक सफर ऐसा होता है कि वो किसी को क्या पैकेज दे रहा है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए मुझे ये नहीं मिला। आप पहले चॉइस अच्छी बना लेते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो रोज कैरियर चेंज करते हैं, लेकिन जहाँ ज्वाइन करो शिद्दत के साथ अपना 100% दो उसके। और एक होता है हम बोलते हैं व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, अपनी सराउंडिंग्स को आप विश्वास नहीं करा कि मेरी सेल्स ट्रेनिंग के अंदर हमें सौभाग्य मिला कि अच्छी कंपनी में काम करने का अच्छे बॉस लीडर्स मिले हमारे। तो हमारे को पहली चीज़ सिखाई कि जब आप बेचने के लिए तो ये देखो कि और क्या बिकता है और कैसे बेचता है, कौन खरीदता है, इसको ऑब्जर्व करें। इसको आप बेचने मत जाओ कि मैं कोई नहीं खरीदेगा। और मेरा पर्सनल मानना है इतने 37 सालों के बाद जो सेलिंग है ना वो मैं कहता हूँ कि सेकेंडरी एक्टिविटी आप फोकस करो क्या कहाँ कैसे करो। प्रोडक्ट आपने नहीं बनाया, टैगलाइन ऑफ माय वीडियो कहाँ क्या कैसे प्रोडक्ट आपने नहीं बनाई है, लेकिन कन्विक्शन आपको उन चीज़ों को पाएगी जब आप उसके साथ छोड़ते हो खाते हो, मतलब कि आप एब्जॉर्ब करते हो। और बेचने के लिए जाओ तो ऐसा लगना चाहिए कि आप शेयर मार्केट में शेयर बेच रहे हो। तो ये कुछ स्किल्स ऐसे हैं आपको वो डेवलप करना तो बोला कि लिखना रोज पढ़ो कुछ भी पढ़ो तो इसलिए आपके लिखना। देखो आप बिना सोचे बोल सकते हो, लेकिन बिना सोचे क्योंकि जितना लिखोगे उतना आपकी लर्निंग कोई ये मेरा लर्निंग और डी लर्निंग क्या है, आप थोड़े मेच्योर स्टेज पे होते ये उनके कि आपको हमेशा एक सीखी हुई चीज़ काम नहीं आती। तो कई बार ये आपको पढ़ाई को छोड़कर नई चीज़ें सीखनी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपने कैरियर के अंदर में बिगिनिंग के अंदर में 8 साल तक पढ़ाई की, कुछ ना कुछ पढ़ता पढ़ाई का मतलब ऑर्गेनाइज पढ़ाई था स्टडीज। और आई एम नाउ सुबह एजुकेशन से 1 साल पहले मैंने जॉब क्यों छोड़ दी, मैं कभी रिटायर नहीं हुआ था। और बिलीव नहीं करोगे जॉब
शॉप खोलने के बाद मैंने ISP का एक्सपीरियंस मैंने पढ़ाई भी मैंने सर्टिफिकेट कॉर्पोरेट। तो मेरा ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा है ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। ये कंसिस्टेंसी जो है बहुत जरूरी है। और मेहनत का तो कोई सच्ची उम्मीद नहीं, सच्ची तो मेहनत है। अगर आपको बहुत आराम से ज़िंदगी में उस बात में और देना चाहिए, थोड़ा अपना वो जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन मेरा अंदर ये रहेगा कि अगर आपसे कोई न्यू एंटरप्रेन्योर जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म है? एग्जैक्टली मैंने जो ये इसको मैं कंसल्टेंट में कहता हूँ, पहली बात तो एजुकेशन दे रही है, एडवाइस देना, मैं एडवाइस और मैं ये मेरे पास सपोर्ट सिस्टम पूरा है। मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर मेरे पास इंडिया के बेस्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट हैं हर काम पे। हमने जो ये सर्विस शुरू करी है सिंगल विंडो सर्विस है कि 3 चीज़ें हैं। एक ये जो एजेंसी वाला काम है, एजेंसीज का आदमी आपसे रिटेलरशिप करती है, ये काम है। आधे काम की इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे आपको उस साइड के करियर्स एजेंसीज जो है वो कस्टमर को नहीं समझ पाते। आपको 3-4-6 महीने समझने में आप पैसे हल नहीं करते, ये एंटरप्रेन्योर समझ नहीं पाता। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो तो एजेंसी को बिल्कुल ही समझ नहीं पाता, उसको तो पल्ले नहीं पता ये बोल क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये वाला तालमेल नहीं है, ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर को 6 महीने बाद मैं पैसे किस बात के दे रहा हूँ, तो उसको खटकना नहीं है। और यही वजह है कि मैंने हमेशा काम किया प्रोमोटर के सामने आधी जिंदगी मल्टीनेशनल, आधी जिंदगी प्रोमोटर की मेरी समझ बहुत अच्छी तालमेल है। तो जो चेंज मैनेजमेंट है क्योंकि मार्केटिंग नॉलेज फंक्शन है। लोग सोचते हैं कि एक डिजिटल मार्केटिंग का चलता है, एक ग्राफिक डिजाइनर रखते हैं मार्केटिंग, हमारे पास सब कुछ है। आपने कोई फैंसी प्रेजेंटेशन देते हैं उसको समझ के जाओ। आपको सोचता है कि मेरे को ब्रांड बनाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर नो, हमारी गाइडेंस नहीं काम आती है। तो कौन से करते सही काम कौन सा कर रहे हैं उसकी टाइमिंग नहीं आए। दूसरी मेरी एडवाइस है कि ब्रिज द गैप, ये जो मैंने गैप बताया था ना दोनों का, इसको ब्रिज करना चाहिए। और उसमें क्या होता है कि मैं आपको कॉस्ट से नहीं देता, ROI यही चीज़ कि जो आपको एजेंसी को लगते हैं 3-4-6 महीने समझ रहे हैं, मैं उसको खत्म कर एक्सपीरियंस है, मुझे तो कैटेगरी नहीं पता है ना, बल्कि मैं तो एग्जाम्पल इसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आ रही है, कई कॉम्पोनेंट बेच रहे हैं, पता ही नहीं कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसको खरीदता कौन है, सब अंधा दौड़ चल रहा होगा। तो वो हमें देख कर अफसोस होता, दुख होता। और मेरे पास बहुत काम पड़ा था अपनी लोन में आप कोट करना चाहती हैं इसके लिए। व्यूअर्स हैं उनके लिए आपका। हाँ मैं अभी कोई वाली बात नहीं कि एक तो ये ब्रिजिंग का क्या बना है, और मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि मेरे को आपके साथ में सारी ज़िंदगी जो है वो आपकी मर्जी है। मैं पर्टिकुलर टाइम पे नहीं आता, आपको सिखा के भी एग्जैक्टली मतलब क्योंकि इसके अंदर देखो कमर्शियल स्ट्रक्चर है ही वो बहुत, पर ये जो मेरा फॉर्मेट है इट इज़ गिविंग कि जो हमें आता था कम से कम इन जो लोग को सिखा दें और हम अपनी टीम को केपेबल बनाना ताकि वो कर सकें। नहीं तो आपको पता ही नहीं होता फॉर्मेट में क्या है। एक मेरा फॉर्मेट है वर्चुअल सीएम। वर्चुअल सीएम क्या होता है, आप पूरा फंक्शन हमसे आउटसोर्स कर सकते हैं। आप एक आदमी कोऑर्डिनेटर रखो, पेज को समझो पूरा फंक्शन आपको फिर अभी कोई वेंडर देखो मार्केटिंग नॉलेज में बोलते हैं कि इतना वर्सेटाइल है, आपको बहुत लोगों की देखो, आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए चाहिए, आपको क्रिएटिव के लिए चाहिए, आपको PR के लिए चाहिए, आपको वेंडर्स चाहिए, आपको लोग इधर उधर घूमते हैं और उसमें कॉस्ट जो जाते हैं उसको पता नहीं बिल्कुल। तो हम क्या कहते हैं कि हम आपसे जो फी ले रहे हैं हम कोशिश करते हैं कि आपको सेविंग को तो हम जिन कंपनी की एडवाइस के लिए बिना कुछ नाम को लिए मैं आपको ब्रांड्स की बात नहीं कर सकता हूँ कि
क्योंकि थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल एमबीए हमारे कैंपस में। और इसके अंदर भी ये है कि मैंने जो अपना अभी तरीका रखा है कि एक बारी के अंदर नॉट मोर देन 3 to 4 क्लास एडवाइजरी, बाकी सब सिस्टम तो चल रहा है। आपको मार्केटिंग के अंदर में क्रिएटिव से लेके डिजिटल मार्केटिंग से लेके वेब पोर्टल से लेके लैंडिंग पेज से लेके मर्चेंडाइज प्रोसेसर से लेके वेबसाइट, मतलब एवरीथिंग ऑल इन हाउस, राइट? मोस्ट ये तो बेसिक मैंने कोशिश करी है टेक्नोलॉजी को ऐड करने का, जिसके अंदर में आप कुछ चीज़ें ऐसी है कुछ चीज़ें वो डिपेंड करता है डिस्कशन के बारे में करते हैं। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के बारे में लोगों ने नहीं सुना, लेकिन आज कितने कंपनी में सफल उसके तक आपकी एक न्यूज़ गलत आ जाए, आपकी शेयर प्राइस उठ जाती है। विकिपीडिया एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई है अच्छे मार्केटिंग के लिए। पेज जो है कोई नहीं करता, हम उसमें मेरे पास में वीडियो असिस्टेड सेल्स फंक्शन भी है। आपकी सेल्स की कॉस्ट कम हो जाती है। आप मैंने कहा सेल्स की को हटाएगा, खुद सेल्स मैन हटाने की बात नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कम्युनिकेशन की जो चीज़ है वो कॉमन स्पेशलाइज हो जाती है। आपको QR कोड दिया, लिंक दिया, आपने स्कैन किया एंड द रोबोट इज टॉकिंग टू यू। प्रोडक्ट को वॉकथ्रू हो गया, 3D हो गया, एनी फीचर एनीथिंग यू आस्क, आफ्टर दैट यू आर कैन टॉक टू द सिस्टम, और वो भी रोबोट का ऐसी चीज़ आउटडोर प्रमोशन के अंदर आउटडोर प्रमोशन के अंदर 3D 4D इंडिया में कहाँ हुआ है। तो इसको समाप्त करें, जो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी डिटेल्स फर्दर सर से चाहते हैं तो सर के नंबर पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एज वेल एज पावर ऑन के स्पीकर पे सर ऑलरेडी थे, वहाँ पर भी आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे।